हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो टुडे सितंबर 7th। चलिए देखते हैं आज क्या था। पहली बात, हो सकता है आज आपको ये वीडियो बहुत लेट मिले, क्योंकि क्या है, हमारे एरिया में इन्होंने आज इंटरनेट शट डाउन कर रखा है। तो ब्रॉडबैंड से सब कुछ मैंने बना तो लिया है, बट आई डोंट थिंक, क्योंकि बहुत स्पीड स्लो है। तो अभी देखते हैं, क्या पता अपलोड बहुत जल्दी हो जाए और हो सकता है टाइम ले। तो अगर लेट आता है तो आई एम रियली वेरी सॉरी, बट आप कोप अप करना और इसका लेक्चर ज़रूर बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आज। ठीक है, चलिए देखते हैं अब। पेज 1 पे निपा वायरस का देखा था। प्लीज़ 5 सितंबर का जिन्होंने नहीं सुना है सुन लीजिएगा, बना लीजिएगा नोट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स। एक पेज 1 पे था तालिबान ने कहा है कि अब हमने पंजशीर को भी कंट्रोल कर लिया है। थोड़ा-सा ये ना आपकी नॉलेज के लिए, ये आपको हर चीज़ के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस सब सुन लीजिए। पंजशीर बेसिकली एक ऐसी जगह रही है जब कभी भी कब्जे में नहीं आई है। चाहे वो सोवियत के रेजिस्टेंस के टाइम की बात हो, या उसके बाद के सिविल वॉर की बात हो, या तालिबान का जो फर्स्ट रेजीम आया था, तब भी तालिबान जो क्या नाम है, कंट्रोल नहीं कर पाया था पंजशीर को। तो पंजशीर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो भी अब इन्होंने कहा है कि हमने कब्जे में ले लिया है। तो ये था इसकी न्यूज़, बस उससे ज़्यादा आपको कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में भी। एक पेज 1 था ट्रिब्यूनल वैकेंसीज़ के बारे में, वही ये चल रहा है काफ़ी टाइम से, 7 अगस्त को हमने सुना ही था, देखा था। उसके ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस अभी उतना ही रखिएगा, जब ये भर देंगे तब देखेंगे। उस वक़्त पेज 1 पे था, थोड़ा-सा ना कभी भी ये आपके ऊपर प्रीलिम्स में आपके ऊपर ये आ सकता है कि राइट टू सिट कौन-कौन सी स्टेट लेके आई है। सेकंड, आपको मेंस में पूछ सकते हैं कि क्या गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है फॉर एम्प्लॉइज़ वेलफेयर, या उनकी डिग्निटी को मेंटेन रखने के लिए क्या कर रही है। लेबर कोड्स के ऊपर बात हो तो आप ये कह सकते हैं कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी, केरला ने भी पास कर रखा है राइट टू सिट। केरला एक दूसरी स्टेट है जिन्होंने ये पास किया हुआ है, और अभी तमिलनाडु ने करा है फिलहाल। इससे क्या है कि जितने भी एम्प्लॉइज़, आपने देखा होगा कि आप ज्वेलरी शोरूम में जाएँ, साड़ीज़ के शोरूम में जाएँ, या कपड़ों के शोरूम में जाएँ, वो बेचारे पूरे दिन खड़े रहते हैं। तो उसमें कहा है कि जब-जब उनको टाइम मिले वो बैठें, उनकी डिग्निटी का सवाल है, उनके डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। तो इसलिए उनके लिए जितने अगर आपने एम्प्लॉइज़ रखे हैं, उतनी चेयर आपको प्रोवाइड करनी होगी। बहुत अच्छा एक स्टेप है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु एंड केरला। उसके बाद एक एडिटोरियल पे था, मोनेटाइज़ेशन के ऊपर पूरा दे रखा था। देखिए, आपको मैं एक बहुत छोटी-सी बात बताता हूँ। मोनेटाइज़ेशन का हम लोगों ने क्या एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस 28 अगस्त को हमने देख लिया था। बेसिक्स क्या है एनएमपी के, वो हमने 26 को देखा था। फॉर्डर पॉइंट इसका हमने 30th को देखा था। आपने देखा होगा कि कई बार बच्चे कहते हैं कि यार मुझे ये क्वेश्चन का आंसर आता था, बट मैं लिख नहीं पाया 250 वर्ड्स में प्रॉपर्ली। क्या होता है कि बच्चों के ना अंदर टेंडेंसी होती है कि जब भी उसका एडिटोरियल आ रहा है, उसके नोट्स बनाने लग जाओ। मैंने नो डाउट पूरा अच्छी तरह एडिटोरियल पढ़ा है, बट हम जितना बना चुके हैं ना, वो अपने आप में सफिशिएंट है। आपको 250 वर्ड्स में लिखने के लिए आएगा तो मोर देन सफिशिएंट है, जो आपके पास स्टॉक हमने दिया है आपको। अब हर चीज़ का नोट्स बनाने लगेंगे ना। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, दिल्ली से जयपुर जाना है, दिल्ली से जयपुर जाने के लिए 3-4 रास्ते हैं। आप हर एक रास्ते पे चलना शुरू करेंगे ना, तो आप कभी जयपुर नहीं पहुँच पाएँगे। पहले आप एक रास्ते पे चलेंगे, फिर वापस आएँगे, बोलेंगे नहीं मैं दूसरा रास्ता पकड़ूँगा, फिर नहीं मैं तीसरा रास्ता पकड़ूँगा। ऐसे ही बच्चों का हाल होता है जब वो मेंस का एग्जाम देने जाते हैं। उन्होंने क्या होता है, एक ही टॉपिक के ऊपर इतने वर्ड्स इकट्ठे कर लिए होते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कब उनके 5000 वर्ड्स इकट्ठे हो गए। अब 5000 वर्ड्स में से उनको 250 वर्ड्स लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उतना ही नॉलेज रखिए अपने पास जितना आप इजीली एक्सप्रेस कर पाएँ। और अगर नॉलेज में फ़र्क नहीं है, आप समझिए बात को, कुछ भी और ऐसा पॉइंट नहीं दे रहे हैं वो कि जो हमें अच्छा लगे कि हाँ, हम अपने पॉइंट में ऐड कर लें। अगर ऐसा कुछ होगा तो विल डू इट। बट इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि हर दूसरे दिन आएगा एनएमपी के बारे में, आप अगर कुछ भी कंसोलिडेटेड कुछ ऐसा पॉइंट होगा जो इसमें हमें ऐड ऑन करना होगा, वो हम कराएँगे। आप दर-बदर मत भटकिएगा, जितना अभी तक बनाया है उतना ही आंसर अगर लिख आएँगे तो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। इसके बाद 2 एडिटोरियल्स और हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, वो देख लेते हैं पहले। पेज 10 पे मंडा बफेलो के बारे में दे रखा था, कहाँ मिलती है ये, ईस्टर्न घाट्स में, और ओडिशा के प्लेट्यू है कोरापुट, वहाँ पे मिलती है। यूनिक ब्रीड ऑफ बफेलोज़ में इसको इंक्लूड किया गया है, याद रखिएगा। पेज 12 पे था, आपसे ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो पूछ सकते हैं कि जीएसटी का ट्रिब्यूनल है? याद रखिएगा, जीएसटी का ट्रिब्यूनल अभी तक फिलहाल नहीं बना है। आपको कोई भी शिकायत है जीएसटी के अगेंस्ट तो आपको हाई कोर्ट ही अप्रोच करना पड़ता है, तो अभी ट्रिब्यूनल नहीं है। जबकि सेक्शन 109 जीएसटी एक्ट का जो है वो मैंडेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिब्यूनल। आपसे अगर पूछा जाएगा तो प्रीलिम्स ये पूछ सकते हैं कि जीएसटी एक्ट में मैंडेट नहीं था ट्रिब्यूनल? नहीं था, मैंडेटरी है, ये होना ही ज़रूरी है। तो आपसे ये सेकंड पॉइंट हो सकता है ये पूछ लें कि इसका ट्रिब्यूनल है? नहीं, अभी तक उन्होंने ट्रिब्यूनल नहीं बनाया है, ये 2 पॉइंट्स याद रखिएगा। चलिए आते हैं एडिटोरियल पे। देखिए, इसमें कुछ फॉर्डर हैं, कैसे-कैसे हैं देखते हैं कि यूएस को क्या मिला अफ़गान के अंदर। देखिए, कहते हैं कि अगर हम बात करें तो एक ब्राउन यूनिवर्सिटी ने एस्टिमेट निकाला था कि यूएस ने सिंस 2001 खर्चा किया है $2.26 ट्रिलियन। क्या खर्चा किया है। कहते हैं उसमें से 1.53 तो सिर्फ़ और सिर्फ़ डिफेंस पे खर्चा हुआ था। और तब इतना खर्चा करने के बावजूद अफ़गान की इकॉनमी ने फ्लरिश नहीं हुई, नहीं बढ़ी। कहते हैं 90% उसकी पॉपुलेशन आज भी लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, जिसमें उनकी जो कमाई है वो सिर्फ़ लेस देन $2 अ डे है, वहाँ की जनरल पॉपुलेशन की। अगर हम कहें तो वहाँ की इकॉनमी जो है सिर्फ़ और सिर्फ़
ओपीएम और मर्सनरीज़ के ऊपर ही डिपेंडेंट है। बट सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या ओपीएम और मर्सनरीज़ पे डिपेंडेंट है? नहीं, कुछ और चीज़ें हैं जो वैल्यूएबल हैं वहाँ पे। क्यों इतना चाइना वहाँ पे इंटरेस्ट ले रहा है? क्या वजह है? क्योंकि एक तो वो अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए ले रहा है, उसको पता है कि अफ़गानिस्तान भी मैंने कंट्रोल कर लिया तो मुझे थोड़ा-सा पाकिस्तान में डिस्टर्बेंसेस कम हो जाएँगी। दूसरा क्या है उसको एक्सेस मिल जाएगा। तीसरा वहाँ पे क्या है रेयर अर्थ मेटल्स हैं, ह्यूज डिपॉज़िट्स हैं कॉपर के और चाइना के पास पर्टिकुलरली उनके पास टेक्नोलॉजी है कि उनको निकालना कैसे है। सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए रिटर्न ऑफ तालिबान जो है एक विक्ट्री की तरह दिख रहा है चाइनीज़ की डिप्लोमेसी की। अब आपका ये जो 3rd और 4th पैरा है, 5th पैरा है, 6th पैरा है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि चाइना ये जो अलग-अलग देशों में जाके अपनी मतलब स्प्रेड कर रहा है अपने आप को, क्यों कर रहा है? क्या वजह है इसकी? क्या आपको इसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं? उसके ऊपर अगर आता है तो आपके पास ये आंसर बड़ा अच्छा है कि देखिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जो चाइनीज़ फ़ॉलो कर रहे हैं ना, वो बहुत अच्छा है। चाहे अगर हम एग्ज़ाम्पल लें साउथ ईस्ट एशिया या अफ्रीका, पहला पॉइंट इसका ये है कि एक तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम है क्योंकि लेबर बहुत कम रेट पे मिल जाती है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने की वजह से जो चाइनीज़ फर्म्स हैं, वो अपना शिफ्ट कर रही हैं प्रोडक्शन बेस आउटसाइड चाइना। वो हेल्प कर रहा है चाइना को वहाँ पे कंट्रोल करने में। सेकंड क्या है कि अगर हम उस रीजन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें एक बिगर मार्केट मिल रही है। ऑब्वियसली अगर आप अफ्रीका में जा रहे हैं तो अफ्रीका की पूरी मार्केट भी वो कंट्रोल कर लेंगे। तीसरा क्या है वहाँ पे ये रीजनल डेवलपमेंट। ये रीजनल डेवलपमेंट उस एरिया की नहीं है, ये चाइना की खुद की रीजनल डेवलपमेंट है। सपोज़ करिए कि सपोज़ एक स्टेट उन्होंने रख दी भी है ये अफ्रीका की तरफ जाएगी, तो वहाँ का रीजन क्या है डेवलप होने लग जाता है। समझ रहे हैं आप बात को? तो इसलिए यूनिफ़ॉर्मली रीजनल डेवलपमेंट्स हो रही है वहाँ पे हमने जो कई केसेस में देखा भी है, कुनमिंग एरिया में देखा है, कई जगह देखा है, हमने यूनान प्रोविंस में देखा है, तो ये ऐसे-ऐसे डेवलप हो रहे हैं। ठीक है? उसके बाद आपको ज़्यादा डिटेल में एग्ज़ाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, वो पढ़ने वाला अपने आप समझ जाएगा। तीसरा क्या है, चाइना जो है इससे इवेड कर सकता है प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स। मैं आपको बताता हूँ क्या यूरोप, यूएसए क्या करता है, वो समझता है कि चाइना जो है ना अपना माल हमारे यहाँ डंप कर रहा है, तो उनके माल के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देते हैं। तो उससे क्या है कि जो चाइनीज़ फर्म्स हैं उनका एक्सपोर्ट कम हो जाती है। तो क्या है वो चाइनीज़ फर्म्स जब साउथ ईस्ट एशिया या अफ्रीका चले जाएँगे और वहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे तो उनके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगेगी। तो इसलिए उनको क्या है कि ये इवेड कर सकते हैं प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स जो उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर लगे हुए हैं। आपने देखा होगा वियतनाम में सारी प्रोडक्शन यूनिट्स सारी की सारी चाइना की ही हैं। फोर्थ इन्वेस्टिंग वहाँ से करने से क्या होगा कि चाइना की खुद की एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी क्योंकि बीजिंग को एक्सेस मिल जाएगा चीपर फॉरेन एनर्जी, ऑयल एंड पावर की बात हो, चाहे मिनरल्स की बात हो, तो अपने यहाँ एक तो वो अपनी कंज़म्पशन उसकी कम हो जाएगी, दूसरा वो अगर आप इसको कनेक्ट करना चाहें तो क्लाइमेट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि वो अपने नेट ज़ीरो एमिशन पूरे कर सकें, तो ऐसे कनेक्ट कीजिएगा। लास्ट में अगर आप बात करें तालिबान की तो हम लिख सकते हैं कि भैया कोई भी बिज़नेस अगर फ्लरिश नहीं होता है इन द प्रेज़ेंस ऑफ टेररिज्म। हम जानते हैं कि तालिबान जो है उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के लिए और ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट कौन सी है वो मिलिटेंट ग्रुप है जो एक्टिव है उइगर प्रोविंस ऑफ चाइना। हमें पता है उइगर मुस्लिम्स हैं चाइना में, वहाँ के साथ चाइना गवर्नमेंट का बड़ी डिस्टर्बेंस रहती है और वो कंट्रोल करते हैं ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट और उनके साथ सॉफ्ट कॉर्नर है तालिबान का। तो अगर ये सोच रहा है कि दूसरों के गड्ढे पैदा करने के लिए तो चाइना खुद के लिए अपना गड्ढा पैदा कर रहा है। ठीक है। उसके बाद एक थर्ड पे था एडिटोरियल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे। हम ये पहले भी देख चुके हैं 1-2 लेक्चर्स में कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे क्या लिखना है। चलिए आज कुछ और फोल्डर्स आए हैं देखते हैं। कहेंगे हम कि यूनियन गवर्नमेंट हम देख रहे हैं कि एक्सटेंड अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा आता है कि यूनियन गवर्नमेंट इज़ इंक्रीजिंगली एक्सटेंडिंग इट्स हैंड्स ऑन द सब्जेक्ट्स इन द कॉन्करेंट लिस्ट। हम कहेंगे हाँ, इट इज़ अ कॉज़ ऑफ ग्रेव कंसर्न। चाहे उसमें हम बात करें फार्म लॉज़ की, कुछ आपको क्या है रिसेंट के कानून्स देने होंगे। जैसे फार्म लॉज़ कहेंगे आप, इलेक्ट्रिसिटी बिल देंगे आप 2020, मेजर पोर्ट्स अथॉरिटीज़ एक्ट 2021। अब ये नहीं है कि आप इनको एक-एक को डिटेल में देने लग जाएँ। कोई ज़रूरत नहीं है, ना उनको ज़रूरत है कि आप ये लिख के दें डिटेल में, क्योंकि उन्होंने आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि कौन-कौन से लॉज़ हैं। आप वो पूछेंगे कि इन चीज़ों से कोऑपरेटिव फेडरलिज़्म पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो आपको ये लॉज़ अगर आप सिर्फ़ मेंशन करेंगे ना, तो बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि हाँ, इनको पता है। वो आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करेगा आप इन लॉज़ को डिटेल में लिखें, वो तो आप फिर रास्ता भटक रहे हैं। रास्ता नहीं भटकना है, स्टिक टू द पॉइंट। सिर्फ़ और सिर्फ़ हम इनकी हेल्प लेंगे नाम मेंशन करके ताकि अपने को स्कोर मिल जाए। कहेंगे कि हमें जो मॉडल दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, जो उन्होंने अडॉप्ट किया था, उन्होंने कहा कुछ सब्जेक्ट्स को रखा था कॉन्करेंट लिस्ट में, सिर्फ़ इसलिए कि ताकि यूनियन और मतलब यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर्स को इक्वल पावर रहे उन लिस्ट में जो आइटम्स आती हैं इस वजह से। कहते हैं कि फील्ड्स जिनको कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया था, वो सिर्फ़ इसलिए रखा गया था क्योंकि वो कॉमन इंटरेस्ट थे यूनियन का भी, स्टेट्स का भी और यूनियन को इसलिए उसमें पावर दी गई थी ताकि एक यूनिफ़ॉर्मिटी रहे अक्रॉस द कंट्री। मतलब आज जो केरला में हो रहा है वही जम्मू में चले, जो जम्मू में चल रहा है वही पंजाब में चले, हरियाणा में चले, बिहार में चले, वैसे ही गुजरात में चले। तो इसलिए यूनिफ़ॉर्मिटी के लाने की वजह से उन सब्जेक्ट्स को जिसमें यूनिफ़ॉर्मिटी की ज़रूरत थी, उन सब्जेक्ट्स को कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया था। कहते हैं सरकारिया कमीशन रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कहा था देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है तालमेल बिठाए रखना।
कोऑर्डिनेशन होना चाहिए आपस में, यूनियन और स्टेट्स का तालमेल बने रहना चाहिए। और कुछ भी हम जो भी अगर हम पॉलिसी एक्शंस कर रहे हैं उन एरियाज़ में जो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, या जहाँ पे सिर्फ़ कॉन्करेंट की बात नहीं है, जहाँ पे ओवरलैपिंग जुरिडिक्शन है, जहाँ पे यूनियन की भी पावर है और स्टेट की भी पावर है, उसमें जो काम होना चाहिए, तालमेल बैठना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा जो रिक्विज़िट है वो क्या है? म्यूचुअल कंसल्टेशन एंड कोऑपरेशन। आपस में एक-दूसरे से कंसल्ट करें, एक साथ कोऑपरेट करें, ये सबसे ज़्यादा प्रिक्विज़िट है अगर हमें हार्मोनियसली चलाना है अपना डुअल सिस्टम। उन्होंने रिकमेंड किया था यूनियन गवर्नमेंट को अगर एक्सरसाइज करनी है पावर कॉन्करेंट लिस्ट में, तो उनको अपने आप को लिमिट में रखना होगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए कि हम कॉन्करेंट लिस्ट में तभी कदम उठाएँ जब हमें यूनिफ़ॉर्मिटी चाहिए। उससे ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है सेंटर को। जिस जगह उनको लगता है यूनिफ़ॉर्मिटी की ज़रूरत है, सिर्फ़ उसी जगह वो कॉन्करेंट लिस्ट में अपनी पावर यूज़ करें, नहीं तो ना करें। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके प्रीलिम्स का पॉइंट, कि अगर हमें ऐसा लगता है कि कॉन्करेंट लिस्ट में पावर्स क्यों गई हैं सेंटर को, तो आप लिखेंगे अगर 4 ऑप्शंस होंगी सिर्फ़ इसलिए कि यूनिफ़ॉर्मिटी आ सके। याद रखिएगा आप अच्छी तरह। उसके बाद हम कहेंगे कि नेशनल कमीशन जो बैठी थी टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको वेंकटाचलैया कमीशन भी कहते हैं, उन्होंने कहा था कि अगर जो सेंटर है उसको इंडिविजुअली भी स्टेट के साथ या कलेक्टिवली कंसल्ट करते रहना चाहिए स्टेट के साथ, अगर कुछ भी ज़रूरत पड़े थ्रू इंटर स्टेट काउंसिल जो एस्टैब्लिश्ड है अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हम कंक्लूजन में लिखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, कि जो स्टेट्स हैं ना सिर्फ अपेंडेज नहीं है यूनियन की, उनकी खुद की अपनी आइडेंटिटी है और यूनियन गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि वो पावर जो स्टेट्स को दी गई हैं उनको ट्रैम्पल ना किया जाए, ना कम किया जाए, ना काटा जाए, ना कुछ करा जाए। तो जो क्योंकि इंटेंशन भी जो थी फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, उनको मेन मकसद ये था कि पब्लिक का वेलफेयर हो, और जो मेन की है उस पब्लिक वेलफेयर की वो है कि हर एक स्टेक होल्डर को सुनना। अगर उसमें स्टेट्स इन्वॉल्व है तो स्टेट्स को सुना जाए, उसमें लोग इन्वॉल्व है लोग को सुना जाए, अगर कोई एसोसिएशन इन्वॉल्व है तो उनकी सुनी जाए। तो लिसनिंग टू द स्टेक होल्डर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, की कॉन्स्टिट्यूएंट है पब्लिक वेलफेयर के लिए। तो असेंस जो है हमारे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, वो भी ये कहती है कि कंसल्टेशन होना चाहिए और डायलॉग होना चाहिए। कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब ही यही है कि कोई भी अगर हम कदम उठाएं तो हम कंसल्टेशन करें, डायलॉग करें पार्टनर्स के साथ। और अगर हम यूनिलैटरली कर रहे हैं ना लेजिस्लेशन, जैसे सेंटर आजकल कर रहा है अपनी यूनिलैटरली, ना स्टेट्स की सुन रहा है ना कुछ कर रहा है, खुद ही कदम उठा रहा है, उससे क्या होगा, स्टेट्स को कॉन्फिडेंस में नहीं लेने का मतलब ये है कि इट विल लीड टू मोर प्रोटेस्ट ऑन द स्ट्रीट्स। यही हल निकलेगा इसका, तो बस कि रोज दंगे होंगे, रोज कोई ना कोई आंदोलन होंगे। इससे अच्छा ये है कि कंसल्ट करें, डायलॉग करें विद द स्टेक होल्डर्स। ठीक है, यही था आज। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। इन केस अगर लेट आ रहा है तो आई एम रियली वेरी सॉरी, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। गॉड ब्लेस यू ऑल।